हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 12th लेक्चर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे करते हैं। ओके, ये लेक्चर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके नीट 2022 में पूछे गए थे, जो कि मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगी। पहले मैं इसे लेक्चर को कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो वो जो क्वेश्चन है नीट 2022 का, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझना। तो चलिए इसे करते हैं। तो इस लेक्चर में देखिए, आप फर्स्ट नंबर में आपका जो दिख रहा है फिगर में आपको, वहाँ देखिए फिगर 5.3, आपका टेबल 5.3 में आपको कंपैरिजन दिया गया है। ओके, कंपैरिजन दिया गया है आपका क्रोमोसोम का एंड जीन का बिहेवियर के बीच में आपका कंपैरिजन दिया गया है। एंड आपसे पूछा गया है कि इसमें क्रोमोसोम का कौन सा है एंड जीन का कौन सा है। तो ऑकर्स इन पेयर, जीन भी पेयर में ऑकर करते हैं एंड क्रोमोसोम्स भी पेयर में ऑकर करते हैं। ओके, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये भी आपका दोनों ही सिमिलर है, एक दूसरे से दोनों ही सिमिलर है। बट जो आपका थर्ड नंबर में दिख रहा है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, तो ये जो आपको थर्ड में दिख रहा है, इसमें बी वाले सेक्शन में देखिए, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, जो कि अगर आप देखोगे जाकर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट देखोगे, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेम ही लाइन वहाँ पे भी लिखा गया है दैट जीन्स के लिए। वो लाइंस तो जीन्स के लिए था ना, जो मेंडल थे उन्होंने तो जीन्स के लिए अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो दैट वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। तो बी वाला जो है आपका, वो जीन का है अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग बी वाला आपका जीन का है। एंड ए वाला आपका जो थर्ड नंबर पॉइंट है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट वन इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, ये आपका क्रोमोसोम वाला है। तो ये आपका दिया गया था, जो भी मैंने आपका फिगर में कंपैरिजन दिया गया है उसे मैंने बताया। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसे करते हैं। तो देखिए, आपको दिया गया है ड्यूरिंग एनएफएस के टाइम पे जो आपका क्रोमोसोम में होता है, मियोसिस के एनएफएस के टाइम में जो क्रोमोसोम में मूवमेंट होता है उसे बताया गया है। तो चलिए इसे करते हैं। ड्यूरिंग एनएफएस ऑफ मियोसिस फर्स्ट 2 क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन। तो ये आपका बताया गया है कि जो आपका क्रोमोसोम है वो आपको फिगर के थ्रू, जो नीचे में फिगर आप देख रहे हो उसी को बताया गया। तो मैं आपको इसे अच्छे से समझाती हूँ, लाइन बाय लाइन जो लिखा है उसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आप एक क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखेगा जो कि आपका ऑरेंज कलर का है। ओके, एंड वो ग्रीन वाले के साथ अटैच्ड है, ठीक है। बट एक अनदर, हाँ, उसी के जस्ट साइड में देखो, यहाँ पे आपको एक येलो वाला दिखेगा एंड एक रेड वाला दिखेगा, ये आपका रेड वाला दिखेगा। एंड इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, सेकंड जो आपका फिगर है दूसरे में जो दिया हुआ है, उसमें ज़रूरी तो नहीं है, फर्स्ट वाले में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ज़रूरी ये तो नहीं है कि ये जो ऑरेंज वाला है ये ग्रीन वाले के साथ ही अटैच हो। ये भी तो हो सकता है कि जैसे दूसरे में दिया गया है, आपका चांसेस दिया गया है कि ये इस ऑरेंज वाले के साथ ये रेड वाला भी तो अटैच हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि इस ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन वाला ही अटैच हो, इस ऑरेंज वाले के साथ रेड वाला भी तो अटैच हो सकता है ना। तो यही आपको डिफरेंस यहाँ पे शो किया गया है। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये आपका हमेशा ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन वाला ही है, ऑरेंज वाले के साथ रेड वाला ही आ सकता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये आपका जो नीचे में आप देख ही सकते हो लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोजोम। इससे क्या बोला गया है कि ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है क्रोमोजोम का, ये क्रोमोजोम का इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो किया गया है। जस्ट लाइक दैट, सेम एग्जैक्टली लाइक दैट, मेंडल ने भी बताया था कि जीन जो है वो क्रोमोजोम के ऊपर ही तो प्रेजेंट होते हैं। तो जब क्रोमोजोम इस तरीके से देख रहे होगे, आप फिगर में देखो, लास्ट में आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके के आपके दिखेंगे, आपको जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे ये सब। तो ये जब इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्रोमोसोम का हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जीन्स भी तो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम भी तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करते हैं। ये मेंडल के अकॉर्डिंग था। हालांकि इसमें अभी आप इतना ही समझो, मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आया, क्या उसे कैसे करेक्ट किया गया। ओके,
पहले आप इतना ही समझो। तो ये आपका इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम का दिया गया है। एंड मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है जो मेंडल ने 2 जीन्स के लिए दिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि 2 जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है कि कोई अनदर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। इस वाले को जो मैंने फिगर है वो मैंने आपको समझाया है कि ये ज़रूरी नहीं कि इसके साथ ही हो, ज़रूरी है कि इसके साथ भी हो सकता है, ज़रूरी ये नहीं कि इसी के साथ हो हमेशा, ठीक है। अगर सपोज दैट ये आर है एंड ये आपका कैपिटल वाई ले लो, एंड ये आपका स्मॉल आर है एंड ये स्मॉल वाई ले लो, तो आपका जो रिज़ल्ट है ये कैपिटल आर वाई दोनों आ सकता है, एंड ये स्मॉल आर वाई ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर इस वाले को और यहीं पे अगर मैं दूसरा ले लेती हूँ, एंड इस वाले को मैं आपका आर ले लूँ और ये स्मॉल वाई कैपिटल आर ले लूँ, स्मॉल वाई ले लूँ, एंड इस वाले में आपका स्मॉल आर ले लूँ एंड इस वाले का कैपिटल वाई ले लूँ, तो ये भी तो पॉसिबल है। आर वाई आ सकता है आपका, एंड ये स्मॉल आर एंड ये कैपिटल वाई, ये आपका इस तरीके का है एंड ये कैपिटल वाई। तो इस तरीके का भी फॉर्म कर सकता है ना, इस तरीके का भी फॉर्म कर सकता है, इस तरीके का भी फॉर्म कर सकता है। ये जीन्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं दूसरी जगह बताएगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इतने क्लियरली आपको नहीं बताया जाएगा, बट मैं आपको कर देती हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये बहुत इंटरनल है, आप इतना इंटरनल मत जाना, बस आपको समझना है इसे एंड आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपका जीन्स का कॉन्सेप्ट है कि ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई भी आ सकता है या कैपिटल आर स्मॉल वाई भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं। इंडिपेंडेंटली अशॉर्टमेंट जो मैं आपको बता रही थी, ये क्रोमोसोम का जो दिया गया है मेंडल के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से जीन्स भी अशॉर्ट करते थे। तो हुआ क्या, दिक्कत क्या आया वो आगे हम लोग, दिक्कत मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो होता है ना वो करते हैं ना साइंटिस्ट लोग, ये तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो आर्टिफिशियल था, उन्होंने टेस्ट करते करते ऐसा निकाला था, बट साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाले थे, वो साइंटिस्ट का नाम अभी हम लोग को पढ़ना ही है, मॉर्गन है, ठीक है। चलिए उनके बारे में जानते हैं, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो चलिए आगे का कंप्लीट करते हैं क्या है। तो उसके बाद इन सभी इतना सब कुछ होने के बाद साइंटिस्ट लोग आगे किए क्या, तो चलिए इसे जानते हैं। Sultan and Boveri argued that pairing and separation of chromosome would lead to the segregation of pair of genes they carried। तो जो आपके 2 साइंटिस्ट थे जो कि इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को डिस्कवर किए थे, तो उन दोनों ने आर्ग्यूमेंट किया कि जब पेयरिंग एंड सेपरेशन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जीन्स वो लोग कैरी करते हैं तो उन लोगों का भी तो सेपरेशन होगा ना। एंड तब उन्होंने ये बोला, ये बताया कि मतलब ये उन्होंने क्या कहा कि इससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की जगह पे का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट वेरिफिकेशन के साथ जो वेरिफिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट करके जो वेरीफाई करने के बाद रिजल्ट आता है, वो रिज़ल्ट आपका किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो रिज़ल्ट आपके थॉमस हंट मॉर्गन जो है उन्होंने दिया था। उन्होंने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको पहले बताया था पी का, उसी तरीके का डाईहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर पे किया था। ये आपके फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई फ्रूट पे पाए जाने वाले मक्खी को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर के ऊपर ये आपका एक्सपेरिमेंट किया था। जस्ट अ सेकंड। तो उन्होंने ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट किया था। तो हुआ क्या, तो उनको जो रिज़ल्ट आया, जो उन्हें पता लगा, उसे हम लोग को जानना है। हालांकि मैं ये पहले बता देती हूँ कि उन्होंने ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर को ही क्यों चुना, यानी फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना, इसलिए क्योंकि फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है वो 2-3 वीक ही होता था, एंड आपका इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि कौन मेल फ्रूट फ्लाई है एंड कौन फीमेल फ्रूट फ्लाई है, ओके। एंड एक मैटिंग से बहुत सारा रिजल्ट आता था, मैटिंग से बहुत सारा
आपका जो प्रोजेनीज है वो बहुत सारे आते थे, इसलिए वो बहुत ही आपका सूटेबल था, इसलिए जो मॉर्गन है उन्होंने ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर को ही चुना। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर डिस्टिंग्विशेबल। और जो हाँ एक लास्ट बताना भूल गई कि हेरिडेटरी वेरिएशन भी इजीली देख पाते थे जो ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर है, कि कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट हुआ एंड कौन सा नहीं हो पाया, ठीक है, ये भी इजीली देख पाते थे ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई में, इसलिए भी फ्रूट फ्लाई को चुना गया था। चलिए आगे करते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये यहाँ से आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आता है। यहाँ से आप थोड़ा जो भी अब तक आपने समझा है उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज आने वाला है, जिससे आपको समझना है। अगर आप समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा ये आपके लिए, इसलिए आप इसे अच्छे से समझना। चलिए क्या है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो कि नीट 2022 का ही है। बहुत टफ क्वेश्चन इस बार का था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करा ही दूंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन आपको पहले जब तक आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि इसी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि माइनर है, थोड़ा माइनर समझने की ज़रूरत है, उसी पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग को जानना है। तो Morgan carried out several dihybrid processes in Drosophila to study the genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid cross carried. तो ये मैंने आपको तो बता ही दिया है। तो उन्होंने किया क्या, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बडीड वाइट आई फीमेल ब्राउन बडीड। तो मॉर्गन ने जब ये किया, ठीक है, या फिर एक फीमेल को एक मेल को हाइब्रिडाइज करने के बाद फिर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया, ओके, एंड F1 रिजल्ट आने के बाद उसे फिर से सेल्फ पॉलिनेशन बोल रही, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, उसके बेस पे मैं 2 कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट दिए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। ये यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ मॉर्गन के बारे में, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि आपके जो मेंडल थे उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपका रेशियो 9:3:3:1 आता है, जो कि आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब कि फिनोटाइपिक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो एक्सटर्नली दिखता कैसा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आया मेंडल के अकॉर्डिंग। जब मॉर्गन ने ऐसा किया, जब मॉर्गन ने ये सेम चीज़ जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू मेंडल की यहाँ पे अगर एक जीन प्रेजेंट, तो मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे भी एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक दूसरा जीन प्रेजेंट है, सॉरी, ओके, एंड जब ये असॉर्ट होगा तो आपका इतना रेशियो आएगा। लेकिन मॉर्गन के अकॉर्डिंग, जो मॉर्गन साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, सपोज दैट 2 जीन्स आपके यही सेम ही क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तब तो आपका ये रेशियो चेंज हो जाना चाहिए था ना, 9:3:3:1, ये रेशियो आपका चेंज होना चाहिए था ना, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि ये लोग इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, सब लोग अलग अलग एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तब ये रेशियो 9:3:3:1 आता है। बट अगर दोनों जीन्स इसी पे प्रेजेंट हो, दोनों जीन इन दोनों पे प्रेजेंट ना होकर
किसी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, तब तो ये रेशियो में चेंज आना चाहिए था ना, बट चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया। आपका 9:3:3:1 ही आया दोनों ही केस में। जब इंडिपेंडेंटली लिया गया एंड जब इंडिपेंडेंटली नहीं लिया गया। मेंडल के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करते हैं रेशियो 9:3:1 आता है। मॉर्गन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली जब नहीं भी शॉर्ट कर रहे हैं, जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तभी भी आपका रेशियो जो है 9:3:1 ही आ रहा है। तो हुआ क्या, आखिर ये हुआ क्या, रेशियो में चेंज क्यों नहीं आया? तब उस टाइम पे मॉर्गन ने ये बताया दैट ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत पास में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत पास में प्रेजेंट होने का मतलब है कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, एंड डिस्टेंस कम होने के वजह से जब आपका क्रॉसिंग ओवर होता है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, जब आपका क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपका रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप समझ लो, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। ये आपका बहुत बिग कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। रिकॉम्बिनेशन, अगर दो जीन पास में प्रेजेंट है, बहुत पास में प्रेजेंट है, तो आपका रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे आपका रिकॉम्बिनेशन होता है वो बहुत कम होता है। बट अगर दो जीन्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, इनके बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तब आपका क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन आपका ज़्यादा होता है। इस चीज़ को समझो कि जैसे अगर कोई एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर दो जीन बहुत पास पास अगर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्रॉस रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इट्स लाइक वो अपने पेरेंट के जैसे ही टोटली दिखेगा, बहुत कम ही वो दूसरे जैसे दिखेगा, दूसरे कैरेक्टर को कॉपी करेगा। ठीक है, कॉपी करेगा नहीं, मतलब दूसरे कैरेक्टर जैसा कम दिखेगा, अपने पेरेंट के जैसा ज़्यादा दिखेगा। बट अगर जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, यानी वो अपने पेरेंट के जैसे कम दिखेगा, एंड उस नॉन पेरेंटल ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेशन उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तब से। तो अगर आप समझ गए होंगे, जो पास में प्रेजेंट है तो उसमें कम हो रहा है, तो इस टर्म को लिंकेज बताया। ऐसा लिंकेज की वजह से, क्योंकि जो जीन्स पास में प्रेजेंट है उनके बीच में आपका जो बॉन्डिंग है, जो बहुत पास में प्रेजेंट है, इसलिए वो लोग बहुत टाइटली लिंक्ड है, इसलिए उसमें रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। लेकिन जो जीन दूर दूर प्रेजेंट है उसमें आपका जो टाइटली लिंक्ड जीन नहीं है, इसलिए उसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ। तो मॉर्गन ने ये दो टर्म दिया था ये चीज़ समझाने के लिए, एक आपका लिंकेज, दूसरा आपका रिकॉम्बिनेशन। जो दूर दूर प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसके लिए रिकॉम्बिनेशन, एंड जो पास पास प्रेजेंट है उसमें आपका रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लिंकेज की वजह से हो रहा है, लिंकेज की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिंकेज बता दिया है, एंड आपका रिकॉम्बिनेशन बता दिया है। तो आई गेस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट जो मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में, कि इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करते हैं, ये भी सही है। उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जीन्स जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड मॉर्गन ने जो बताया दैट जब जीन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपका रेशियो जो है वो दोनों में, इसमें भी 9:3:3:1 ही आता है, एंड इस वाले में भी आपका 9:3:3:1 आता है। ओके, तो ये दोनों ही सही है। एंड अब मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराऊंगी जो कि नीट 2022 का है, एंड आपको उस क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए आप। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, देखिए असर्शन है, दूसरा रीज़न है, आपको दिख रहा होगा उधर। एक असर्शन में आपसे पूछा गया है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ जो है वो उन जीन्स के लिए अच्छा नहीं है जो कि क्लोजली लोकेटेड सेम क्रोमोसोम पे क्लोजली लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो उन जीन्स के लिए गुड नहीं है जो कि आपके एक ही क्रोमोसोम पे एंड क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। ये उन जीन्स के लिए अच्छा है जो एक ही क्रोमोसोम पे दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एंड अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके थ्रू अगर आप से एक दो बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ये जो ए में आपको दिया गया है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो गुड नहीं है उन जीन्स के लिए जो एक ही क्रोमोसोम पे साथ में प्रेजेंट होते हैं, बहुत पास में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग लिंकेज की वजह से होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि इन दोनों के बीच में इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, ये होता है क्योंकि लिंकेज होता है यहाँ पे। तो बी आपका रॉन्ग है, ए आपका करेक्ट है। यहाँ आप अच्छे से लगाना, आपका सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कर दे रही हूँ। ये हालांकि मैंने कितनी ही बार कर दिया हुआ है अपने चैनल पे, बट स्टिल मैं आपको कर दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा होगा। आपको इसमें पूछा गया है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। फ्रीक्वेंसी कम है, डिस्टेंस कम है तो कम रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपका जीन्स के बीच में। तो आप ये देखो कि सब पहले ये आप देख लो कि जिसके बीच में सबसे कम कम प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम के बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे। तो आपका देखिए में 5 वाला कम है, बी डी के बीच में 9, ये भी कम है। तो पहले सबसे पहले आप कम वाला देखो कि 5% वाला है, तो ए सी के बीच में 5 है, तो ए सी आप लिख लो, ए सी पास में प्रेजेंट है। ठीक है, ए सी आपका यहाँ है। ठीक है, बी सी और सी डी इन दोनों के बीच में आपका 15% है। हाँ, तो ये सब पास में होंगे तो सी भी यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हो उसे, सी बी। एंड बी डी के बीच में देखिए 9%, ये तीनों ही पास होंगे, बी एंड डी बी के पास में होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट होगा। हालांकि इससे रिलेटेड अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो मेरे चैनल NCERT लाइन वाइज पे इसका क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा मुझे अभी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसे कर दे रही हूँ, शॉर्ट में ही कर दे रही हूँ। 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको ये चेक करना रहता है कि जो भी पास में प्रेजेंट है जिनके बीच में कम फ्रिक्वेंसी है उसे साथ में लिख दो। ठीक है, एंड डी ए देखिए, डी ए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए डी के बीच में आप देख लो सबसे ज़्यादा ही होगा। ए एंड डी के बीच में 29% जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट है, डिस्टेंस कितना ज़्यादा है इसलिए 29% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसका क्वेश्चन का आंसर का थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आई गेस समझ गए होगे आप। इसमें यही जानना है कि जो आपका फ्रिक्वेंसी जो है अगर कम है तो वो पास में प्रेजेंट है एंड अगर ज़्यादा है तो वो लोग दूर दूर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिगर 5.11 बताना रह गया था जो कि मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट कर दे रही हूँ। चलिए करते हैं इसे बिना टाइम वेस्ट किए। क्रॉस ए में आप देखिए, ये आपका जीन्स का ही कॉन्सेप्ट है। क्रॉस ए में आपको जो दिख रहा है पेरेंटल जो आपको लिखा गया है, देखिए आप ध्यान से, फिगर में आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का। ये आपका एक एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका एक अनदर एक्स क्रोमोसोम है जो कि है आपका फीमेल का। ये आपका फीमेल का आपको पता ही होगा कि फीमेल का जो होता है वो डबल एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल का लिख लेते हैं यहाँ पे
ये आपका एक्स वाला है, ये आपका वाई वाला है, ये यहाँ पे। तो ये देखिए आपको फर्स्ट क्रॉस ए एंड क्रॉस बी का शो किया गया है। क्रॉस ए में देखिए आप, आपका जो वाइट एंड येलो का जो जीन है, वाइट एंड येलो का जो जीन है वो काफ़ी पास पास प्रेजेंट है, काफ़ी पास पास प्रेजेंट है। आप देख रहे हो ना, क्रॉस ए का मैं आपको शो कर रही हूँ, क्रॉस ए काफ़ी पास पास प्रेजेंट है, आप देख सकते हो इसे। एंड क्रॉस बी में देखो आप, क्रॉस बी में आप देखो तो यहाँ पे बना दे रही हूँ, क्रॉस बी में देखो आप, जो आपका फीमेल का है एक्स 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 वाई, वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। आपका जीन्स जो है, आपका वाइट मिनिएचर विंग का जो जीन है, वाइट एंड मिनिएचर का जो आपका जीन है वो काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट है। एंड इस वाले में देखो काफ़ी पास पास प्रेजेंट है, इसलिए इस वाले केस में आपका जो पेरेंट के जैसे दिखता है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों का होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपका क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो ये बहुत पास पास प्रेजेंट है ना, इसलिए रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, जो F2 जनरेशन का, आप देखना F2 जनरेशन में आपको जितना भी आपको लिखा गया है, पेरेंटल टाइप आपका 98.6% आता है, 98.7, एंड आपका रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% देखा जाता है, रिकॉम्बिनेशन आपका 1.3% देखा जाता है। ये मैं आपको पूरा बना नहीं रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ कि जब ये लोग पास पास प्रेजेंट है तो अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपका जो रिजल्ट है पास पास प्रेजेंट है, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। एंड बहुत कम होगा तो इन दोनों का जो प्रोजेनी आएगा, जो भी प्रोजेनी आएगा वो आपके ज़्यादातर अपने पेरेंट के जैसे दिखेंगे, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है एंड इसके बीच में डिस्टेंस भी बहुत, वाइट मिनिएचर का जो आपका है इसमें, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तो आपका रिकॉम्बिनेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा लगेगी, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। ये मैंने आपको कितनी बार ही बता दिया। एंड इन दोनों का जो भी प्रोजेनीज आते हैं तो उनमें आपके पेरेंटल आपका जो है वो पेरेंट के जैसे 62.8% ही दिखेंगे। एंड आपके नॉन पेरेंटल यानी रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको 37.2%। ये आपको 37.2% आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जीन्स के बीच में आपका कितना ज़्यादा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो इसलिए ये आपका 2 क्रॉस शो किया गया है। तो इससे यही बताया जाता है कि कुछ जीन्स जो है वो काफ़ी पास प्रेजेंट होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेशन उनमें कम होता है। एंड जो जीन दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को ज़्यादा मिलता है, फ्रिक्वेंसी उसमें ज़्यादा लगती है। तो यही आपका जो क्रॉस ए क्रॉस बी है, जो कि आपको फिगर में शो किया गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया है। एंड इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 2 ही 3 लेक्चर रह गया है इस लेक्चर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत जल्दी मैं चाहूँगी कि मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।